नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। कई जानी मानी हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेफेड के ऑक्शन पोर्टल nafex.in का किया शुभारंभ। कृषि उत्पादों की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी मजबूत। अमित शाह ने खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का किया आह्वान। व्यापार समझौते के बेहद करीब भारत अमेरिका। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी प्रतिनिधि गिर के बीच अहम वार्ता। आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देने पर जोर। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का दूसरा दिन। अजीत डोभाल ने ब्रिक्स की अहमियत पर दिया जोर। कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से दूर होगी आपूर्ति बाधाएं और सुधरेगी उर्वरक उपलब्धता। टीएमसी में आर पार की लड़ाई जारी। ममता खेमे और बागी गुट के बीच संगठनात्मक विभाजन गहराया। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को सौंपी नई टीम की सूची। कल बागी गुट ने अरूप राय को अध्यक्ष चुनने की थी घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। लिंक nafex.in भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नेफेड का नया ई ऑक्शन पोर्टल है और जिसे मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। और इसका मकसद कृषि उत्पादों की खरीद और नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और अधिक कुशल बनाना है। और इसके साथ ही किसानों के बच्चों के लिए नेफेड कल्याण छात्रवृत्ति दलहन और तिलहन के भंडारण प्रबंधन के लिए भी दृष्टि पोर्टल और नेफेड की कारोबारी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए ईआरपी पोर्टल भी शुरू किया गया है। कृषि विपणन और सहकारिता क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार ने नेफेड के नए ई ऑक्शन पोर्टल nafex.in की शुरुआत की है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि कृषि उपज की खरीद और नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता लाना समय की जरूरत है। नाफेड ने एक प्रकार से nafex.in, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए है कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नेफेड किसानों के हित में लगातार काम कर रहा है। मैं नेफेड की टीम को आज बधाई देना चाहता हूं। नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान के, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 आवर 48 घंटा तय किया है। किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए, खरीदी में लाइन ना लगे तो पहले। और आगे आपको सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। And about support to their family. Sahil. Sir, I'm Sahil Pandey from ENI News Agency. So Pakistan Defense Minister has yet again blamed India for the violence and disturbance in POK. Any comments regarding that, sir? Thank you. Brahm. सर ब्रह्मा प्रकाश दुबे। सर, जो ब्रिक्स की एनएसए लेवल की मीटिंग्स चल रही है उसको लेकर क्या कोई अपडेट है? और दूसरा, चीनी विदेश मंत्री जो भारत आए हुए हैं उनसे क्या जो है बॉर्डर इश्यूज को लेकर भी अलग से बातचीत हो रही है कि कैसे समाधान निकाला जाए, और उनकी क्या प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का कोई कार्यक्रम है? थैंक यू।
अर्जुना। मैं सनमार्ग से सर्जना शर्मा। सर, पिछले दिनों अभी फिलिस्तीन के राजदूत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार से अपील की है कि उनका मेडिकल सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ, इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल ऑपरेटर्स कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा अगर भारत मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। इस पर क्या सरकार क्या विचार कर रही है? नीरज। सर, नीरज, न्यूज 18 इंडिया से। क्या यूएई के साथ भारत की बातचीत हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल बेचने को लेकर? ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। Okay, so let's take these questions first. First, coming to Siddhant, your question. Very unfortunate deaths of 12 Indian nationals. Several others also died of other nationalities, but we lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field, where an explosion happened. Several other people have also been injured. I'm told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident. रास लफान परियोजना में 12 भारतीय लोगों की जानें गई और अन्य लोग भी हैं जो इसमें मारे गए हैं, लेकिन जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। उसमें से कुछ उनमें से कौन से किस नागरिकता के हैं इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं वो 66 लोग, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और उनको जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग वहाँ के कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी, ताकि जल्द से जल्द उनकी पार्थिव शरीर के बारे में जो भी कुछ करना है उस कार्रवाई को आगे ले जाया जाए। Sahil, your question regarding the comments made by the Pakistani Defense Minister. We have seen some reports on the matter. Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Pakistani state has responded with extreme police brutality, blocking of essential supplies and medicines, internet blackouts, and use of lethal force against unarmed civilians. As you know, several people have also lost their lives. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. ब्रह्म, आपने ब्रिक्स एनएसए के बारे में पूछा था, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको कि ये जो ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग है 22 और 23 तारीख को चल रही है। कल कुछ लोग के साथ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की द्विपक्षीय वार्ता हुई और आज ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है। और जैसा कि मैंने बताया और आपने भी जिसका जिक्र किया कि कल चीन के जो विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये जो उनके बीच बातचीत हुई ये एक तरीके से सकारात्मक बातचीत थी। Sorry.
So the BRICS NSA meetings is happening over 2 days, 22nd and 23rd. On 22nd, that is yesterday, National Security Advisor, he had bilateral meetings with several of his counterparts, including from Iran, Ethiopia, Brazil, China, and South Africa. Today, they've had the NSA meeting, the BRICS NSA's meeting, where the agenda, as we had informed you earlier, the agenda is how do these the BRICS countries together, they deal with non-traditional security challenges that the world confronts. Also, they would discuss the evolving nature of national security challenges and the role of new technologies in the emerging security threats. There are other elements also that will form part of, or that was part of the discussions. As we had informed you, the review of the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counterterrorism and on security in the use of information and communication technologies was also to be reviewed at this particular meeting. सर्जना, आपका सवाल फिलिस्तीन को लेके है। मैं बताना चाहूँगा कि सालों से और दशकों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत, विकास की साझेदारी के तहत उनको कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स परियोजना हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी उनको मुहैया कराया है और कई सारे हम लोगों ने मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा। नीरज, आपका सवाल देखिए, यूएई के साथ हमारे घनिष्ठ रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध हैं और हम इस संबंध को और मजबूत करना चाहते हैं। जहां तक किसी रक्षा से संबंधित किसी प्लेटफॉर्म का सवाल है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आपको रक्षा मंत्रालय ही आपको इसे साझा करा सकती है। कविता। सर, मैं कविता जोशी हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल सर, भारत के जो आर्थिक भगोड़े अपराधी हैं ललित मोदी और विजय माल्या को लेके है। इनके भारत प्रत्यर्पण का अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो मतलब किस स्टेज पर है, कब तक इन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा? और स्पेशली ललित मोदी का जो पासपोर्ट का जो स्टेटस है वो अभी क्या है सर? क्या वो सरेंडर किया हुआ है उन्होंने इंडियन हाई कमीशन में लंदन में, और उनके पास अभी ब्रिटेन की नागरिकता है? उसके बारे में आप थोड़ा सा क्लियर कर पाएँ। ललित मोदी और किसके बारे में बताया आपने? Thank you, sir. Snehesh here from the print. So just wanted to check, now that the waiver has been, now that sanctions have been lifted, is India now going to procure oil from Iran? And also the waiver for the Russian oil ended on 17th with no extension. Is India in talks with the US for extension of this waiver? Thank you. Keshav. Thank you, spokesperson. Keshav here from the print. I just wanted, yesterday the National Security Advisor met with his Chinese counterpart, and the Chinese readout says that, amongst other things, that India reiterated its position on Taiwan during the talks. Can you give us a sense of what really was discussed between the two, the NSA and the member of the Politburo from China, and what was said on Taiwan? Okay. There. Sir, Dhairya Maheshwari, Sputnik. Sir, in addition to the question on Iranian crude, with regard, in the wake of the meeting between the National Security Advisor and Iran's Deputy Secretary of Defense, would it be possible to know if the issue of Chabahar port, the management of Chabahar port, were the scenarios discussed during this meeting, sir? Thank you. And how does India view, the issue of Chabahar after the Iran-US MOU? Akhilesh. Sir, I'm Akhilesh Suman from DD News. There are conflicting claims about the Strait of Hormuz. Iranians are telling that the Strait of Hormuz is closed. US is telling that the Strait of Hormuz is reopened. So what is the real situation, whether our vessels are coming out of the Persian Gulf,
or not? And when Iranian delegation is already here, whether we had any talk with the Iranian delegation about the international water? तो कविता जी, आपका पहला सवाल, देखिए दोनों जिन व्यक्ति का आपने भगोड़ों का नाम लिया है, उनके मसलों में जो कानूनी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो चल रहा है, उसके बारे में क्या अपडेट है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन दोनों के मामले में वहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, और जब भी हमारे पास और इस पर विस्तृत जानकारी आएगी आपसे साझा करने के लिए, हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। जहाँ तक पासपोर्ट का सवाल है, क्या उन्होंने अपना पासपोर्ट हाई कमीशन में दायर किया है, इसके बारे में मैं आपको मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं आपको इस बात की पुष्टि करूँगा कि क्या स्थिति है। Snehesh, on the sanctions and other developments, we are closely following all the developments in regard to West Asia. As far as our energy sourcing is concerned, you are well aware of our policy that it is based on national interest. The interest of 1.4 billion people, for them to be provided energy at affordable rates and from diverse sources is our policy. I have said this on several occasions, and that continues to be the case. Keshav, there was a meeting yesterday between the National Security Advisor and the CPC Politburo and Foreign Minister of China, His Excellency Wang Yi. As we have in our readout told you, the two sides reviewed recent developments in bilateral relations and noted progress towards gradual normalization in ties. National Security Advisor underlined that stable, predictable, and constructive bilateral relations contribute to building of trust and better understanding between the two sides, and these discussions were forward-looking and constructive. So this is what I have to share with you, Keshav. Dhairya, again, your question regarding Iranian National Security Advisor. Yes, our National Security Advisor had a meeting with the Iranian counterpart, who's here to attend the BRICS NSA meeting. Both sides reviewed the ongoing situation in West Asia. They discussed various aspects of the developments that are happening there. They also discussed cooperation under BRICS platform, as also various aspects of India-Iran bilateral ties. अखिलेश, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आज तक 10 भारतीय जहाज, भारतीय पताका के साथ वाले जहाज पर्शियन गल्फ में, खाड़ी में अभी हैं। 2 हमारे जहाज वहाँ इधर से उधर गए और 10 उधर से आने हैं। 11 हमारे जहाज जो भारत की तरफ आना है, वो 17 तारीख से, जिस दिन MOU हुआ है, उसके बाद से 11 जहाज भारत की तरफ रवाना हुए, तो हॉर्मुज पार करके। इससे आपको स्थिति साफ पता चलता है कि क्या वहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो ये 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक LPG टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है, और एक विदेशी पताका के साथ एक क्रूड ऑयल टैंकर, और 6 विदेशी पताका के साथ बल्क कैरियर्स, जिसमें फर्टिलाइज़र कार्गो, मतलब फर्टिलाइज़र कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं, वो भी जल्द ही हमारी ये उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे। Okay, so as of today, we have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz.
The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 285,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. And it is our expectation and hope that the remaining Indian-flagged vessels, of which the number of which I just gave you, would also be able to cross the Hormuz soon. Raghavendra. Thanks, sir. This is Raghavendra Verma from German television ZDF. My question is regarding the WTO dispute with China over the solar panel tariffs and domestic content requirements in India. How important is this issue for India? Would the government be modifying it in case there is an adverse WTO ruling? And could it be related more to the geopolitics rather than just trade for this dispute? Gautam. Thank you, sir. Gautam Lahiri. Last week, one Bangladesh officials with the rank of minister came here to attend an Indian Ocean Dream Association meeting. But we were told that he came with a SARC visa. So, can a foreign dignitary who is at the rank of minister can come with a visa other than any diplomatic passport? What is the status? There is a lot of confusion over this. Pranay. प्रणय उपाध्याय इंडिया टुडे आज तक से। जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाशी को भारत आना है, G7 के दौरान भी इस बारे में संकेत मिले थे। गुवाहाटी में क्या उनकी अगवानी होनी है या इसको लेकर अभी संशय है? उनके अगवानी का स्थान गुवाहाटी से बदलकर दिल्ली भी हो सकता है। Kalul from the Hindu, sir. So my question is regarding the India-UAE defense partnership. Given the fact, or rather the reports coming that BrahMos missiles are to be supplied to the UAE, does it appear to you that we are at risk of getting embroiled in regional conflicts in West Asia? नीरज. सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर बांग्लादेश से एक बार फिर से वैसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा है। इस तरीके की रिपोर्टें आई हैं कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसको लेकर सर कोई प्रतिक्रिया? Abhimanyu. So, Abhimanyu Sharma from CNBC TV 18. The US trade representative was in the national capital. Are there any discussions expected on more cooperation in defense and critical minerals with other line ministries? Okay, so first your question, Raghavendra, this is a very technical question, so I don't have an update for you on this. But let me come back to you in regard to the WTO dispute that you referred to. Gautam, your question regarding the advisor of Prime Minister of Bangladesh who arrived here in India on 14 June. So he arrived here on a private passport with a SARC visa and to attend the 28th meeting of the Committee of Senior Officials of the Indian Ocean Rim Association, that is IORA. He was queried by immigration officials at Delhi airport and subsequently permitted entry after reconfirming that the purpose of his visit was to attend the said multilateral meeting. He, however, chose to return to Dhaka of his own volition. जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम उपयुक्त समय पे आपको देंगे, इसके लिए आप इंतजार करें। Kalol, your question regarding India-UAE defense partnership. This is a very important partnership. Our relationship with the United Arab Emirates in the recent several years has actually seen a major swing, a major upswing. And defense partnership, in that upswing, the defense partnership also plays an important role. That also has strengthened and deepened. So that is where we are in our defense partnership with UAE. नीरज, हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहाँ पर कुछ हिंदू भगवान के साथ
उनके तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग मानना है, हम लोग की क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहाँ पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी। Abhimanyu, on the USTR is here in the capital. We have these discussions on the trade agreement which is ongoing. Once the discussions are complete, I'm sure the Ministry of Commerce will provide us an update on all that happened during the day and as part of these negotiations. So with that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press briefing. Thank you very much. तो विदेश मंत्रालय की आप ये प्रेस वार्ता देख रहे थे, जहां प्रवक्ता रणधीर जायसवाल यहां पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे और कई मुद्दों पर उन्होंने जो सवाल पूछे उसका उन्होंने जवाब दिया। खास तौर पर जो कतर के में रास लफान में जो 12 भारतीयों की मौत हुई है, उस हादसे के अंदर वहां उनके जो शव हैं उनको वापस लाने पे लगातार काम चल रहा है और अधिकारियों से बात करके उनके पहचान करके उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जो ब्रिक्स में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि काफ़ी मीटिंगें हो रही हैं और ये सकारात्मक मीटिंगें हो रही हैं सिक्योरिटी को लेकर, खास तौर पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। और चीन के विदेश मंत्री और NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई है और काफ़ी सकारात्मक ये बातचीत रही है। और साथ ही साथ ईरानी अधिकारियों से भी वहाँ पर बातचीत चल रही है, खास तौर पर वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। और रणधीर जायसवाल ने साफ बताया कि जब से ये MOU हुआ है अब स्थिति इस तरह की है कि 11 जो भारतीय जहाज़ हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं, जिसमें क्रूड ऑयल, और LPG और फर्टिलाइज़र उसमें मौजूद है। ये तमाम सवालों के जवाब वो ये दे रहे थे। इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं पर ही ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।